हेलो। हमने डिफेंस कितने टाइप्स के पढ़े थे? आप लोगों में से किसी को भी याद नहीं है? ओके, तो हमने स्ट्रक्चरल और बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था। यस और नो? हेलो, कैन यू हियर मी? यस मैम। यस मैम। देन व्हाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग? यस या नो तो बोल दीजिए। हमने डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा था, स्ट्रक्चरल और बायोकेमिकल, ठीक है। उसके बाद आप लोग मुझे बताइए कि कॉर्क लेयर जब फॉर्म होती है तो वो कौन से डिफेंस में आता है? मैम हिस्टोलॉजिकल डिफेंस। ओके, और हिस्टोलॉजिकल डिफेंस किसके अंडर आता है? स्ट्रक्चरल या बायोकेमिकल? स्ट्रक्चरल। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम स्टोमेटा और लेंटिसल्स की बात करें तो ये कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म के अंडर आता है? मैम ये प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस हो जाएगा। ठीक है। स्ट्रक्चरल, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल। ओके, आप लोग रिस्पॉन्ड करिए, तभी तभी थोड़ा टच में रहेंगे, थोड़ा मजा आएगा, अदरवाइज तो मैं ही बोलती रहूंगी। नेक्स्ट, हाइफल शीथिंग। ये हमने कहाँ पढ़ा था? मैम पोस्ट इन्फेक्शनल। ओके, इज इट सेल्यूलर और हिस्टोलॉजिकल? सेलुलर। ठीक है। नेक्स्ट, फाइटोइलेक्सेंस। बायोकेमिकल। यस, बायोकेमिकल में प्री एग्जिस्टिंग या इंड्यूस्ड? इंड्यूस्ड। यस, इंड्यूस्ड। अगर फाइटोइलेक्सेंस की बात करें तो कॉटन में कौन सा फाइटोइलेक्सेन प्रेजेंट होता है? गोसिपॉल। ओके, और पेपर? कैप्सिडोल। कैप्सिडोल। यस, कैप्सिडोल। फ्रेंच बीन? फेजियोलिन। ओके। हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स भी हमने डिस्कस किया था, तो ये किसने दिया था सबसे पहले? स्टेकमैन ने दिया था, ठीक है। उसके बाद प्लांटी बॉडीज, ये एनिमल जीन्स में प्रेजेंट होती हैं या प्लांट जीन्स में? एनिमल में होती है, प्लांट में ट्रांसफर की जाती है। ओके, ठीक है। फिर हमने बात की थी कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में जिससे प्लांट डिजीजेस को मैनेज किया जाता है। तो हमने उसमें अवॉइडेंस, एक्सक्लूजन, इरेडिकेशन, प्रोटेक्शन, रेजिस्टेंट वेराइटीज का यूज और थेरेपी डिस्कस किया था, ठीक है। ये 6 प्रिंसिपल्स थे। तो उनमें आज हम लोग फिजिकल मेथड्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। ओके, पहले हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, नाउ विल स्टडी द मेथड्स ऑफ हाउ वी मैनेज द प्लांट डिजीजेस। यहाँ से क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं कि आप लोगों को मेथड्स दिए जा सकते हैं और एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, या फिर मैच द फॉलोइंग में टाइप्स आ सकते हैं कि कौन सा मेथड है और कौन से टाइप, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इस टाइप के, ठीक है। तो जो फिजिकल मेथड्स होते हैं ये फिजियोलॉजिकल टॉलरेंस पे बेस्ड होते हैं। जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं उनके पास कुछ टॉलरेंस होती है किसी फिजियोलॉजिकल ट्रेट को लेकर, जो एडवर्स कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं या फिर वो डिटीरियोरेट हो जाते हैं, वो इनहिबिट हो जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें या हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, तो इस बात से कौन से पैथोजेंस पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो फिजिकल मेथड्स के अंडर आता है। फिर हम मॉइस्चर बैरियर्स लेकर आए, या मॉइस्चर को इंक्रीज कर दें, क्लॉगिंग कंडीशंस बना दें, या फिर हम मॉइस्चर को डिक्रीज कर दें और पैथोजन के सर्वाइवल या स्प्रेड होने को हम चांस ही ना दें। उसके बाद हम कुछ बैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे जो मेथड्स हैं या जो सब मेथड्स हैं वो फिजियोलॉजिकल एजेंट्स या फिजियोलॉजिकल टॉलरेंस पे बेस्ड है, और ये फिजिकल मेथड्स के अंडर आते हैं। ओके, जो मोस्ट कॉमनली फिजिकल एजेंट्स को हम यूज करते हैं वो है टेम्परेचर, या हम हाई टेम्परेचर कर सकते हैं या लो टेम्परेचर कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से वो एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाती हैं और पैथोजेंस के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। ड्राई एयर हम यूज कर सकते हैं, अनफेवरेबल लाइट वेवलेंथ्स हम यूज कर सकते हैं। कुछ पैथोजेंस की स्पेसिफिक वेवलेंथ्स होती है कि वो उस टाइम पर वो फेवरेबल वेवलेंथ्स में ही अटैक करते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर पेनिट्रेट करते हैं। हम उनको अनफेवरेबल कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो भी हम डिजीज को मैनेज कर सकते हैं। रेडिएशंस का हम यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यूवी, एक्स और गामा रेज या अल्फा पार्टिकल्स। फिर ग्लास और प्लास्टिक ग्रीन हाउसेस में कल्टीवेशन कर सकते हैं ताकि वो एम्बिएंट और कंट्रोल्ड कंडीशंस में हम प्लांट्स को ग्रो करें। प्लास्टिक और नेट कवरिंग का भी यूज कर सकते हैं ताकि पैथोजन को एंट्री करने में प्रॉब्लम आए या उनकी इनहिबिशन प्रॉपर हो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉइल स्टेरिलाइजेशन बाय हीट। तो फ्रॉम द नेम, व्हाट यू मीन बाय स्टेरिलाइजेशन? Ma'am, removal of microorganism, complete removal. ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है पास्चराइजेशन। Ma'am, Killing removal of of only harmful. microbes. Ma'am, partial removal microorganism. ठीक है, फिर उसके बाद टर्म आती है टिंडलाइजेशन। वो क्या होती है? ये व्हाइट स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fractional sterilization. मैम आपकी माइक ऑफ है। मैम आपकी माइक ऑफ है। हाँ हाँ, आई म्यूट, वेट। तो जो ये चार टर्म्स हैं
दे आर वेरी कॉमन इन माइक्रोबायोलॉजी, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, पर आज थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम स्टेरिलाइजेशन की बात करते हैं तो ये कंप्लीट रिमूवल है, पैथोजन, माइक्रोब्स, एवरीथिंग। उसके बाद जो पास्चराइजेशन आता है, यहाँ पर हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं। दिस इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन से टाइप्स होते हैं पता है आपको? वो व्हाइट स्क्रीन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। 3 टाइप्स होती हैं पास्चराइजेशन की, कौन सी होती हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। ओके, इनके टेम्परेचर स्पेसिफिकेशंस पता है आपको? यस मैम, पहले तो मतलब हाई टेम्परेचर यानी 40 डिग्री के अबव किया जाता है, फिर अल्ट्रा हाई में 82 टू 84 डिग्री पे चला जाता है, और फिर चिलिंग में 5 डिग्री सेल्सियस के अराउंड उसको चिल किया जाता है। ठीक है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, जिसमें हम 62 टू 65 डिग्री सेल्सियस लेते हैं और इसका टाइम पीरियड होता है 30 मिनट्स। ठीक है, ये है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन। उसके बाद आता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, ये होता है 71.5 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स। ठीक है, थर्ड आता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर होता है 138 डिग्री सेल्सियस फॉर वेरी लेस टाइम, दैट इज 2 सेकेंड्स। ये पास्चराइजेशन के 3 टाइप्स हैं। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यू कैन गेट दिस क्वेश्चन ऑल्सो, कि इनके टेम्परेचर बताने हो या फिर मैच द फॉलोइंग में आए, तो आप लोगों को ये टेम्परेचर पता होना चाहिए और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लॉन्ग टेम्परेचर, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम एंड हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन हमें पता है कितने टेम्परेचर पर होता है? More than 100 degrees centigrade. You are not audible. Ma'am, 120 डिग्री सेल्सियस। more than 100 degree centigrade. ठीक है, और टाइम क्या होता है? 15 टू 20 मिनट्स मोस्टली होता है। ठीक है, प्रेशर कितना होता है? प्रेशर 15 PS। ओके, और बार में? 1 बार। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है टेंडलाइजेशन। वन ऑफ यू सेड फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि जो हमारा प्रोड्यूस है या प्रोडक्ट है उसे इंक्यूबेट कर दिया जाता है ओवरनाइट, और ये साइकिल को हम 2 या 3 टाइम्स रिपीट करते हैं। हमारा मेन पर्पस टेंडलाइजेशन का ये होता है कि जब ये इंटरवल हो रहा हो इस साइकिल के दौरान, तो जो स्पोर्स एक्टिवेट हो जाते हैं या जो स्पोर जर्मिनेट हो जाते हैं, उन्हें फिर से सेंसिटिव कर दिया जाता है थ्रू दी साइकिल्स। तभी फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन बोला गया है कि फ्रैक्शंस में वी किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पोर्स। क्लियर है? मैम टेंडलाइजेशन कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन नहीं होगा क्या? टेंडलाइजेशन होता है फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन, यहाँ पे ब्रेक्स लग रहे होते हैं। हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे फॉर 20 मिनट्स, उसके बाद टेम्परेचर कम कर देंगे एंड इट विल रीच 37 डिग्री सेल्सियस। वहां पे इंक्यूबेशन होगी और फिर कुछ इंटरवल के बाद ये साइकिल फिर से रिपीट होगी। ओके मैम, जब इसमें अल्टरनेटिव हीटिंग और कूल किया जाता है हाँ तो जी, इसमें कंप्लीटली माइक्रोब्स तो किल हो जाते हैं ना? कंप्लीटली होते हैं, पर वो फ्रैक्शंस में किल होते हैं, एक ही बैच में क्लियर नहीं हो जाते, जैसे कि हम स्टेरिलाइजेशन में करते हैं इमीडिएटली। ठीक है, नेक्स्ट आता है लायोफिलाइजेशन। ये सुना है आप लोगों ने टर्म? नो मैम। लायोफिलाइजेशन को फ्रीज ड्राइंग बोलते हैं। इसे फ्रीज ड्राइंग बोलते हैं और ये सब्लिमेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। नाउ व्हाट इज सब्लिमेशन?
conversion of solid directly into gas. ओके, ठीक है। तो लायोफिलाइजेशन में हम लोग फ्रीज ड्राइंग करते हैं। यहाँ पर हम लोग पेरिशेबल फूड्स की बात करते हैं जिन्हें हम स्टोर करना है, जिनकी पेरिशेबिलिटी को कम करना है और उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना है। पेरिशेबल क्रॉप्स समझते हैं आप, जो जल्दी खराब हो जाए, दैट आर पेरिशेबल क्रॉप्स। और नॉन पेरिशेबल जिनको थोड़ा टाइम लगे खराब होने में। हमारे पेरिशेबल क्रॉप्स के अंदर आते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मेनली। तो हम लायोफिलाइजेशन पेरिशेबल क्रॉप्स में करते हैं ताकि जो पैथोजेंस हैं वो इनएक्टिवेट हो जाएं फ्रीजिंग के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होता है, हम किसी फूड को फ्रीज करते हैं, फिर उसके बाद जो उनका वाटर कंटेंट होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो आइस कन्वर्ट होगी वो डायरेक्टली वेपर्स बन जाएगा। तो यहाँ पर जो वाटर आइस हो चुका है, जो फ्रोजन हो चुका है फूड के अंदर, वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू सम हीटिंग। उसे हम लायोफिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, मैम आइस बनने से सेल की डेथ नहीं हो जाती है? कुछ हद तक होगी, पर वी हैव टू प्रोटेक्ट द कमोडिटी। तो थोड़ा सा तो वो होंगे ना, अनफेवरेबल कंडीशंस या कुछ क्रिएट भी हो सकता है, पर मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो जो लाइफ है वो सेव्ड रहेगी और मिनिमम डैमेज होगा सेल्स को। ठीक है, यस मैम। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि पोमेग्रेनेट सुना है आपने, अनारदाना उससे बनता है। तो वो फ्रीज ड्राइंग के थ्रू बनता है। उससे क्या होता है कि जो हमारी, अगर हम पास्चराइजेशन और स्टेरिलाइजेशन की बात करें, तो यहाँ पर जब हम फूड को हीट करते हैं तो उसके जो कंपाउंड्स हैं या जो कलर है वो भी थोड़ा बहुत डिटीरियोरेट हो जाता है। जो फिनोलिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं फूड में वो थोड़े बहुत डिक्रीज हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। पर फ्रीज ड्राइंग या कोल्ड ड्राइंग में ये, या कोल्ड हीटिंग, कोल्ड प्रोसेस में हमें ये बेनिफिट होता है कि यहाँ पर कलर्स और जो फ्लेवर्स हैं वो प्रिजर्व्ड रहते हैं। इसीलिए फ्रीज ड्राइंग या फिर कोल्ड टेम्परेचर को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं किसी कमोडिटी को बचाने के लिए या पैथोजेंस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, जैसे टोमेटो प्रोडक्ट्स बनाने हैं, पाउडर्स बनाने हैं, तो वी प्रेफर लायोफिलाइजेशन एज कंपेयर टू ड्राइंग और हीटिंग विद हाई टेम्परेचर्स। ये टर्म्स हो गई आप लोगों को क्लियर अब? स्टेरिलाइजेशन, पास्चराइजेशन, टेंडलाइजेशन और लायोफिलाइजेशन। यस मैम। ओके, तो ये तो हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक हो गया। विल कम बैक हियर अगेन। ठीक है, तो हम लोग सॉइल स्टेरिलाइजेशन की बात कर रहे थे थ्रू हीट, हाई टेम्परेचर के थ्रू। जब हम सॉइल स्टेरिलाइजेशन की बात करते हैं तो ये तब कंप्लीट होता है जब जो कोल्डेस्ट पार्ट है सॉइल का वो भी हीटेड रहे फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स एट 82 डिग्री सेल्सियस। तब जाके वो प्रूव होता है कि सॉइल स्टेराइल हो गया है और जो ऑल पैथोजेंस हैं वो सॉइल में किल हो चुके हैं। जब सॉइल का कोल्डेस्ट पार्ट 30 मिनट्स के लिए एट द टेम्परेचर ऑफ 82 डिग्री सेल्सियस रहता है, तब सॉइल स्टेरिलाइजेशन कंप्लीट होती है। सॉइल को हम स्टेराइल या तो किसी कंटेनर में कर सकते हैं या फिर ग्रीन हाउस बेंचेस में कर सकते हैं और पाइपिंग के थ्रू कर सकते हैं, जहां पर जो स्टीम सप्लाई हो रही है वो डिफ्यूज हो जाए थ्रू द सॉइल। 50 डिग्री सेल्सियस पर निमेटोड्स, ओमाइसिटीज और वाटर मोल्ड्स किल हो जाते हैं, पर 60 और 72 डिग्री सेल्सियस पर पैथोजेनिक फंगस, बैक्टीरिया अलोंग विद सम वर्म्स, स्लग्स, सेंटीपीड्स ये किल हो जाते हैं। तो 50 डिग्री सेल्सियस इज ओके फॉर निमेटोड्स, ओमाइसिटीज और वाटर मोल्ड्स, और 60 to 72 डिग्री सेल्सियस पे हीटिंग करना सॉइल की, वो इफेक्ट होता है वर्म्स, स्लग्स और सेंटीपीड्स पर। जो 82 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम सॉइल की हीटिंग करें तो वीड्स किल हो जाते हैं।
और मोस्टली पैथोजेनिक बैक्टीरिया को भी किल कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू 95 टू 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हीट टॉलरेंट वीड सीड्स और टोबैको मोज़ेक वायरस जैसे प्लांट वायरसेस को किल किया जा सकता है। अगर हाई टेम्परेचर को ज्यादा इन्वॉल्व किया या फिर ज्यादा यूज किया तो अमोनिया की टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, जो बाद में प्लांट्स को किल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सॉइल सोलराइजेशन पर। सोलराइजेशन एक नॉन केमिकल मेथड है। यहाँ पर क्या होता है कि हाई टेम्परेचर को हम प्रोड्यूस करते हैं बाय कैप्चरिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन। तो जो रेडिएंट एनर्जी सन के थ्रू मिलेगी थ्रू पॉलिथीन फिल्म्स, उनको हम कैप्चर करते हैं और उससे सॉइल को सोलराइज करते हैं। तो जब एक पॉलिथीन फिल्म को हम मॉइस्ट सॉइल के ऊपर रखते हैं ड्यूरिंग समर डेज, तो जो टॉप 5 सेंटीमीटर सॉइल का है वो 52 डिग्री सेल्सियस को रीच कर जाता है, और मैक्सिमम जो अनमल्च्ड सॉइल होगी वो 37 डिग्री सेल्सियस पर ही होती है। लेकिन अगर हम उसको पॉलिथीन फिल्म से कवर कर देंगे तो वो 52 डिग्री सेल्सियस पर भी पहुंच सकती है, क्योंकि वो कैप्चर कर रही है रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। अगर सनी वेदर काफी देर तक कंटिन्यू रहता है तो जो सोलराइजेशन है वो किल कर देती है मेनी पैथोजेंस को। फॉर एग्जाम्पल फंगस, निमेटोड्स, बैक्टीरिया जो सॉइल सरफेस के नियर होते हैं, ये इनका इनोकुलम को कम कर देते हैं और डिजीज कॉजिंग पोटेंशियल को भी रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ प्रोपगेटिंग ऑर्गन्स। जिनके थ्रू प्रोपगेशन हो रहा है प्लांट्स का, उन ऑर्गन्स की अगर हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट करें तो भी प्लांट्स को डिजीज होने से रोका जा सकता है, विच ऑल्सो कम्स अंडर फिजिकल मेथड्स। जैसे सीड्स, बल्ब्स या नेसेसरी रूट स्टॉक्स हैं, इनकी अगर हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट करें तो पैथोजेंस को किल किया जा सकता है, जो कि प्रेजेंट है सीड्स में, सीड कोट्स में, बल्ब्स में जो स्केल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट है, या कोई सरफेसेस या वोन्स क्रिएट हो गए हैं तो वहां पर जो पैथोजेंस प्रेजेंट होंगे उनके ऑर्गन्स जैसे सीड्स, बल्ब्स की अगर हॉट वाटर ट्रीटमेंट की जाए तो इन्हें किल किया जा सकता है। अगर बल्ब्स को ट्रीट करें हॉट वाटर से तो हमें निमेटोड्स से फ्री कर सकते हैं इनको। फॉर एग्जाम्पल डाइटेलिंकस टिप्सिसी, ये बल्ब्स में प्रेजेंट होता है। अनियंस और गार्लिक्स के ये गॉल्स प्रोड्यूस करता है। डाइटेलिंकस टिप्सिसी का और क्या बोलते हैं इसको? विच निमेटोड इज दिस? स्टेम निमेटोड। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है रेडोफोलस सिमिलिस। ये कौन सा निमेटोड है? बरोइंग निमेटोड। ओके। तो जब हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं बल्ब्स की या रूट स्टॉक्स की, तो हम निमेटोड्स को रोक सकते हैं, जैसे कि डाइटेलिंकस टिप्सिसी जो प्रेजेंट होता है बल्ब्स में, और रेडोफोलस सिमिलिस जो रूट स्टॉक्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है। उसके बाद लूज स्मट ऑफ व्हीट में जब सीड्स को हॉट वाटर में 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 11 मिनट्स रखा जाता है, तभी इन्हें ट्रीट किया जा सकता है। और जो डाइटेलिंकस टिप्सिसी के बल्ब्स हैं जो इनसे इन्फेक्टेड है, they can be stored at 43 डिग्री सेल्सियस for 3 hours. ये हो गई हॉट वाटर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज हॉट एयर ट्रीटमेंट। पहले हॉट वाटर ट्रीटमेंट की बात करी जब डिप्स होंगे, यहाँ पर हॉट एयर ट्रीटमेंट की बात हो रही है स्टोरेज ऑर्गन्स की। जो वार्म एयर होगी जो हम क्योरिंग करते हैं वो रिमूव करती है एक्सेस मॉइस्चर और हेल्प करती है हीलिंग ऑफ वुंड्स में। जब क्यूरिंग होती है किसी क्रॉप में तो हीलिंग हो जाती है, टिश्यूज फॉर्म करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वीक पैथोजेंस हैं उनके इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। अगर स्वीट पोटैटो जो कि एक स्टोरेज ऑर्गन है, उसे 2 वीक्स के लिए 28 या 32 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाए तो ये वुंड्स को हील करने में हेल्प करता है और राइजोपस के इन्फेक्शन को रोकता है। ठीक है। फिर हॉट एयर क्यूरिंग ऑफ कॉर्न, tobacco leaves and so on, it also removes moisture and helps protect them to attack from fungus and bacterial saprophytes.
जो ब्लैक शेफ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरियम है Xanthomonas campestris, इसको भी रोका जा सकता है बाय ड्राई हीट ट्रीटमेंट ऑफ बार्ले सीड at 72 degrees Celsius for 7 to 10 days. Next is control by eliminating certain light wavelengths. कुछ organisms जैसे Alternaria, Botrytis और stem phylum ये 360 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर ही स्पोरुलेट होते हैं। तो अगर इनकी वेवलेंथ को अल्टरनेट कर दिया जाए तो ये इतना इफेक्ट नहीं शो करेंगे और डिजीज कॉज करने में हेल्प नहीं करेंगे या डिजीज कॉज नहीं कर सकते। ऑल्टरनेरिया हमें पता है लीफ स्पॉट्स प्रोड्यूस करता है, बॉट्राइटिस हमें पता है ग्रे मोल्ड्स करता है, स्टेम फाइलियम क्या करता है? कौन सा डिजीज कॉज होता है स्टेम फाइलियम से? मैम मैम ब्लाइट ऑफ अनियन में एक डिजीज होता है। ठीक है, लीफ ब्लाइट्स कॉज yes. करता है। ठीक है, जो लाइट वेवलेंथ्स को हम ऑल्टरनेट कर सकते हैं ग्रीन हाउस वेजिटेबल्स में जहाँ पे फंगस बहुत ज्यादा इन्फेक्ट करता है। तो अगर ग्रीन हाउसेस में हम किसी क्रॉप को यूज कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहां पर हम उनके जो स्ट्रक्चर है वो स्पेशल यूवी लाइट्स एब्जॉर्बिंग विनाइल फिल्म यूज कर सकते हैं उसे क्रिएट करने में, जो कि 390 नैनोमीटर से बिलो वेवलेंथ्स की लाइट्स को ट्रांसमिट होने से रोक देगा, जिससे कि डिजीज कॉज नहीं होगा या ऑल्टरनेरिया, बॉट्राइटिस और स्टेम फाइलियम इनके स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं होंगे और ये एक्ट नहीं करेंगे बाय कॉजिंग द पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट है ड्राइंग स्टोर्ड ग्रेन्स और फ्रूट्स। जो हमारे पास ग्रेन्स आ गए हैं या फ्रूट्स आ गए हैं उन्हें ड्राई करके हम कैसे पैथोजेनेसिस या डिजीज होने से बचा सकते हैं। तो जो ग्रेन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, नट्स हैं, इनके पास काफी नंबर ऑफ बैक्टीरिया या फंगस सर्वाइव कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। इसीलिए इफ वी रिड्यूस द मॉइस्चर तो वो एक पहला स्टेप है कि हम डिजीज कॉजिंग को रोक रहे हैं। जो डिके है हम उसको अवॉइड कर सकते हैं जब वो प्रॉपरली हार्वेस्ट हो और प्रॉपरली मेच्योर हो। उसको अलाउ किया जाए कि वो ड्राइड कंप्लीटली हो टिल इट रीचेस 12% मॉइस्चर कंटेंट बिफोर स्टोरेज, क्योंकि स्टोरेज में अगर इससे ज्यादा मॉइस्चर होगा तो पैथोजेंस विल डेफिनेटली अटैक। तो हम पहले ही स्टार्टिंग में ही हम ये कर सकते हैं कि इनको प्रॉपरली मेच्योर होने पर हार्वेस्ट किया जाए। दे आर ड्राइड एक्यूरेटली टू रीच दिस 12% मॉइस्चर। जो स्टोरेज कंडीशंस होंगी या जो स्टोर्ड ग्रेन्स होंगे वहां पर भी वेंटिलेशन का कंट्रोल पूरा होना चाहिए, जहां पर वो मॉइस्चर को इससे ज्यादा बढ़ने ना दे। जो फ्लेशी फ्रूट्स हैं, पीचेस और स्ट्रॉबेरीज। पीचेस हमने डिस्कस किया था पिछली बार, याद है आप लोगों को पीचेस? और इसका एक और टर्म बताया था मैंने साथ में। यस मैम, नेक्टरीज। यस, नेक्टरीन। वो क्या होता है? मैम उसका स्मूथ सरफेस होता है, हेयरी नहीं होता। यस, तो जो नेक्टरीन होगा दैट इज स्मूथ स्किन्ड म्यूटेंट ऑफ पीच। ओके, तो जो पीचेस और स्ट्रॉबेरीज हैं दे कंटेन लॉट्स ऑफ मॉइस्चर, फ्लेशी होते हैं ये बहुत। तो इनको बचाना या इनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम फंगस एंड बैक्टीरिया इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो इनको ड्राई किया जाता है प्रॉपरली ताकि ये इन पैथोजेंस के अटैक से बच सके। जब ग्रेप्स, प्लम्स, डेट्स और फिग्स को ड्राई करते हैं, जब इनसे प्रोड्यूस बनाते हैं जैसे कि रेजिन्स, प्रून्स या ड्राइड डेट्स, तब इनको सन या वार्म एयर के थ्रू ड्राई किया जाता है ताकि फंगस और बैक्टीरिया इन पर एक्ट ना कर सके। ग्रेप्स तो सबको पता ही होता है। प्लम्स क्या होते हैं? अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कौन सा फ्रूट है ये? स्टोन फ्रूट, फ्लैश फ्रूट, पोम फ्रूट? मैम स्टोन फ्रूट। ठीक है, स्टोन फ्रूट है। और प्रून्स? प्रून्स का नाम सुना है आपने? प्रून्स जो इनका प्रोडक्ट होता है? नहीं सुना? ठीक है, तो जब हम प्लम्स को ड्राई करते हैं
तो प्रून्स डेवलप होते हैं। प्रून्स की खासियत ये होती है कि इनके अंदर जो स्वीटनेस है या जो शुगर्स है दे आर हायर देन प्लम्स, क्योंकि जब हम उनको ड्राई कर रहे हैं तो उनका कॉन्सेंट्रेट बन रहा है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है ड्राई करने से, है ना? कैन यू रिलेट ना? हेलो, यस मैम, यस। ठीक है। तो एक स्टेटमेंट अगर पूछी जाए कि ऑल प्रून्स आर प्लम्स एंड नॉट ऑल प्लम्स आर प्रून्स, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? True. ट्रू है, यस। तो ये भी एक क्वेश्चन, आई थिंक, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर, ये किसी एग्जाम में पूछा गया था कि ऑल प्लम्स आर प्रून्स बट ऑल प्रून्स आर नॉट प्लम्स, तो इसका आंसर फॉल्स था, है ना? तो ये आप नोट कर लीजिए कि प्लम से प्रून्स डेवलप हो सकते हैं लेकिन प्रून से प्लम्स डेवलप नहीं हो सकते। तो इसीलिए प्रॉपर ड्राइंग इंपॉर्टेंट है ताकि जो इनके हम प्रोडक्ट्स बनाए दे कैन बी रिमेन अनइफेक्टेड बाय बैक्टीरिया और फंगस। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रेफ्रिजरेशन। डिजीज कंट्रोल को कैसे रोका जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये एक बहुत इफेक्टिव मेथड है जिससे पोस्ट हार्वेस्ट डिजीजेस को रोका जा सकता है। हमने ग्रो कर लिया है, प्लांट कर लिया है, उसको अच्छे से ग्रोथ हो गई है, उनकी हार्वेस्ट हो चुके हैं। अब हार्वेस्ट करने के बाद जब उनको स्टोर करना है या पोस्ट हार्वेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसको कैसे यूज करना है और वहां पर हमको डिजीजेस कैसे रोकने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये फ्लैशी प्लांट्स हैं, फ्लैशी पार्ट्स हैं, पेरिशेबल कमोडिटीज हैं, तो इनको डिजीज होने से कैसे बचाना है उसके लिए हम लोग रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं। तो जब लो टेम्परेचर या उससे थोड़ा सा अबव, वो पैथोजेंस को इमीडिएटली किल नहीं करता है, पैथोजन प्लांट्स के अंदर रह जाता है लेकिन इनहिबिट कर सकते हैं या ग्रोथ को रिटार्ड कर सकते हैं। दैट इज वाई हम लोग टर्म यूज करते हैं मैनेजमेंट, नॉट कंट्रोल। क्योंकि कंट्रोल या रिमूव या इरेडिकेट करना ये बहुत ज्यादा डीप हो जाता है। हम लोग डिजीज को मैनेज कर सकते हैं, उनको इनहिबिट या रिटार्ड कर सकते हैं। वी कैन नॉट रिमूव और किल एनीथिंग। तो रेफ्रिजरेशन भी हेल्प करता है इनहिबिट और ग्रोथ रिटार्ड करने में, पैथोजेंस की एक्टिविटी को रोकने में। जब इनहिबिशन होगी या रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ होगी तो वो इमीडिएटली अफेक्ट करेगी कि उसके स्प्रेड को भी रोका जाए, और इनिशिएशन जो न्यू वंस इनिशिएट हो रहे हैं उनकी भी थोड़ी क्वांटिटी, थोड़ा पॉपुलेशन कम हो जाता है। जो पेरिशेबल फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होती हैं, इनको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट, या ट्रांसपोर्ट हम इनको रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स में कर सकते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं टिल वो कंज्यूमर के पास नहीं पहुंच जाए। अगर रेगुलर रेफ्रिजरेशन की जाए सकुलेंट फ्रूट्स की जिनके पास टिश्यू या मॉइस्चर ज्यादा है तो वो हाइड्रो कूलिंग और एयर कूलिंग से भी हो सकता है, जिससे कि लेटेंट इन्फेक्शंस, जो बाद में इन्फेक्शंस होने के चांसेस हैं, जो भी डॉर्मेंट कंडीशंस में है, लेटेंट पीरियड में है, उन्हें रोका जा सके। ठीक है, अब आप ये बताइए कि कोल्ड एयर या रेफ्रिजरेशन इज मोर इफेक्टिव देन हॉट एयर और हाई टेम्परेचर, व्हाई? अभी हमने डिस्कस किया था ये। मैम हो सकता है कि हाई टेम्परेचर पे जो भी वेजिटेबल है वो अपनी वायबिलिटी खो दे या सेल डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हाँ जी, यही रीजन है कि जब हम किसी चीज को हीट कर रहे हैं, किसी चीज को बॉईल कर रहे हैं, किसी हाई टेम्परेचर पे रख रहे हैं, तो वो अपनी क्वालिटी को रिड्यूस करता है। वो क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, कलर डैमेज हो जाता है, उनके सेल्स वीक हो जाते हैं। लेकिन रेफ्रिजरेशन या कोल्ड स्टोरेज में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर उनकी सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी कम हो जाती है लेकिन वो साइज, कलर, शेप दैट इज रिमेन इंटैक्ट। तभी लोग प्रेफर करते हैं कि हमें
अच्छी क्वालिटी का सामान मिले. दैट इज वाई रेफ्रिजरेशन और लायोफिलाइजेशन इज मोर कॉमन नाउअडेज rather than this high temperature drying or cooling. ठीक है. Next comes irradiation. Irradiation में ये होता है कि कुछ आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है. ये एक इनफ एनर्जी या कुछ एनर्जी किसी मोल्ड सेल या बैक्टीरियल सेल में जाती है, तो ये उनके केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करने में हेल्प करती है, जिससे कि जो पैथोजन की सेल वॉल है या उसकी आउटर कवरिंग है वो डैमेज हो जाती है. तो ये जो रेडिएशंस होती है ये पैथोजेंस की वॉल्स पर या केमिकल बॉन्ड्स पर अटैक करते हैं, जिससे कि पैथोजन डैमेज हो जाता है. ठीक है. तो ये यूवी लाइट्स हो सकती है, एक्स रेज हो सकती है, गामा रेज हो सकती है, या पार्टिकुलेट रेडिएशंस हो सकती हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स. एक्स रेज और गामा रेज के सोर्सेस पता है आप लोगों को? नो मैम. तो मैम एक्स गामा रेस के तो कॉमनली कोबाल्ट 60 यूज होता है. हाँ, कोबाल्ट 60 यूज होता है. और एक्सरे ट्यूब से आती है. ये नाम से याद हो जाएगा, एक्सरे ट्यूब्स. और गामा रेज वेरी कॉमन, कोबाल्ट 60. ठीक है. तो ये हमने फिजिकल मेथड्स पढ़े थे. अब हम लोग लेजिस्लेटिव मेथड्स पढ़ेंगे. लेजिस्लेटिव एज द टर्म इंडिकेट्स लीगल जो हम यूज करते हैं, या लीगल टर्म्स या लीगल प्रोसेस यूज करते हैं किसी चीज को रोकने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, तो वो लेजिस्लेटिव मेथड्स के अंडर आ जाएगा. समथिंग लीगलाइज्ड एक्शन इज इन्वॉल्व्ड, दैट कम्स अंडर लेजिस्लेटिव मेथड्स. सबसे पहले इसमें क्वारंटीन रेगुलेशन आता है. क्वारंटीन everyone is favorable or everyone is very much clear with the word quarantine. क्वारंटीन एक लीगल रिस्ट्रिक्शन है जहां पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज की मूवमेंट को रोका जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्लूजन, प्रिवेंशन और डिले इन द स्प्रेड ऑफ प्लांट पेस्ट्स और डिजीजेस. एक्सक्लूजन में जैसे किसी एरिया में डिजीज नहीं है, तो वहां पर अगर डिजीज को इनोकुलेट होना, अगर हम उसकी एंट्री करवा दें या वो आ जाए, तो वहां पर डिजीज कॉज हो जाएगा. तो ये क्वारंटीन हेल्प करता है कि वो जो डिजीज एरिया है जहां पर डिजीज कॉज है वो अपने ही एरिया में रिस्ट्रिक्टेड रहे और वो यहाँ पर ना आए जहां पर डिजीज नहीं है. प्रिवेंशन हो सकता है, डिले हो सकता है स्प्रेड में. तो क्वारंटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट लीगल रिस्ट्रिक्शन जो कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज की मूवमेंट को रोकता है, ताकि जो डिजीज्ड एरियाज से चीजें आए वो वहां पर डिजीज कॉज ना कर सके. काफी कंट्रीज ने लीगलाइजेशन कर रखी है फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लांट मटेरियल जो कि अफेक्टेड है किसी फंगस से, बैक्टीरिया से या वायरसेस से. क्वारंटीन 3 टाइप्स का होता है, डोमेस्टिक, इंटरनल और टोटल एम्बर्गोज. अब एम्बर्गोज वो होता है कि हम कंप्लीटली बैन कर रहे हैं या हिंड्रेंस कर रहे हैं क्रिएट, जहां पर बिल्कुल भी किसी भी हद तक किसी चीज को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता. जो फर्स्ट क्वारंटीन लॉ था वो इनैक्ट हुआ था यूएसए में इन 1912 और उसे फेडरल क्वारंटीन एक्ट बोला गया था. इंडिया में डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट डीपा ये आया था 1914 में, और उसके बाद काफी ज्यादा प्रोविजंस भी आई थी. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट क्वारंटीन लॉ was enacted in USA 1912 और उसको बोला था फेडरल क्वारंटीन एक्ट. इंडिया में डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट और पेस्ट एक्ट डीपा 1914 में पास हुआ था. ठीक है. फिर क्वारंटीन लॉज जो थे वो इनैक्ट हुए थे फ्रांस में 1660 में और डेनमार्क में 1903 में. ये एम कर रहे थे रैपिड डिस्ट्रक्शन और इरेडिकेशन ऑफ बारबेरी, जो कि एक होस्ट था ब्लैक रस्ट पैथोजन का. यहाँ पर वो हार्बर हो रहे थे इस होस्ट पर या रह रहे थे, इसीलिए वो डिस्ट्रक्शन या इरेडिकेशन कर, इनका ये स्पेशल एम था कि वी हैव टू इरेडिकेट दिस बारबेरी. इंडिया में 16 क्वारंटाइन स्टेशंस हैं जो कि डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन और स्टोरेज के अंडर आते हैं. इनमें से 8 सी पोर्ट्स पर है, 6 एयरपोर्ट्स पर है और 2 लैंड फ्रंटियर्स पर है. हुसैन वाला इन
पंजाब और सुखियापुरी इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। अगर हम डीपा एक्ट की बात करें, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, तो ये 1914 में पास हुआ था। यहाँ पर मेनी गैप्स, कुछ गैप्स भी, हर चीज में गैप्स होते हैं या फिर कैविटीज होती है जिनको फिल करना मुश्किल हो जाता है। तो अ नंबर ऑफ लुकिने एग्जिस्ट इन डीआईपी एक्ट, जिसकी वजह से मेनी सीरियस प्लांट पैथोजेंस इंट्रोड्यूस हो चुके थे। डीपा एक्ट पास होने के बावजूद कुछ गैप्स रह गए थे या कुछ कंडीशंस रह गई थी जहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से कुछ सीरियस प्लांट पैथोजेंस इंट्रोड्यूस हो गए थे कंट्री में, जैसे कि गोल्डन निमेटोड और वार्ट पैथोजन, हेट्रोडेरा रोस्टोचाइनेसिस और सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। ये दोनों निमेटोड्स या ये दोनों कॉजल ऑर्गेनिजम्स ये आ गए थे इन स्पाइट ऑफ हैविंग दिस डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट। ये इंट्रोड्यूस हो गए थे इंडिया में फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज और अब बहुत ज्यादा अच्छे से एस्टैब्लिश्ड है इन नीलगिरी हिल्स एंड दार्जिलिंग रिस्पेक्टिवली। तो जो गोल्डन निमेटोड है वो नीलगिरी हिल्स में और वार्ट दार्जिलिंग में क्वारंटीन हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई सिवियर डैमेज प्रोड्यूस करते हैं। जो सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम है, इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया था गांगुली और पॉल ने 1953 में, और जो गोल्डन निमेटोड है पोटैटो का, हेट्रोडेरा रोस्टोचाइनेसिस, इसको रिपोर्ट किया था जोन्स ने 1961 में इन इंडिया। नेक्स्ट जो बंची टॉप डिजीज है बनाना का, ये इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में इन 1940। 1943 में ये कुछ कोट्टायम के एरियाज में स्प्रेड हो गया था, उसके बाद केरला में काफी हद तक स्प्रेड हो गया था, फिर उसके बाद तमिलनाडु, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, असम में सिवियर डैमेज प्रोड्यूस कर रहा था। इसीलिए इंडिया में क्वारंटाइन मेजर्स है 2 इंसेक्ट पेस्ट्स और 3 डिजीजेस के लिए। फर्स्ट इज फ्लूटेड स्केल या इसर्वा पुरचेरी, सैंजो स्केल, क्वाड्रास्पीडियस परनिसियोसिस, पोटैटो वार्ट, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, बंची टॉप वायरस और मोज़ेक या वायरस ऑफ बनाना। जो फ्लूटेड स्केल है, ये कौन से, हेलो, ये किस टाइप का इंसेक्ट है? या फ्लूटेड स्केल मेजरली कौन से फ्रूट्स पे पाया जाता है? जो फ्लूटेड स्केल है, ये मेजरली एक सैप सकिंग इंसेक्ट है। जो स्केल्स होते हैं ये सैप को सक करते हैं और ये सिट्रस फ्रूट्स में बहुत कॉमन है। ओके, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट इज सैंजो स्केल, ये मेजरली एप्पल को अफेक्ट करता है। उसके बाद पोटैटो वार्ट हमने डिस्कस किया है। मैम हाँ जी, ये फ्लूटेड स्केल का जो साइंटिफिक नेम है वो सही है क्या? मैंने कहीं आइसेरिया परचेजी पढ़ा था, तो इसलिए ये कनेक्ट नहीं कर पा रही थी कि ये सिट्रस वाला ही है या कोई हाँ और। वही है, वही है, वही वाला ही है। ओके मैम। नेक्स्ट इज पोटैटो वार्ट और फिर उसके बाद है बंची टॉप वायरस। तो बंची टॉप वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय पेंटेलोनिया निग्रो नर्वोसा। कॉमन नेम व्हाइट फ्लाई। बनाना एफिड। ओह सॉरी, यस मैम, बनाना एफिड। ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय बनाना एफिड, पेंटेलोनिया निग्रोसा। ठीक है, उसके बाद मोज़ेक ऑफ बनाना। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन। पहले हमने इंडियन क्वारंटीन के बारे में डिस्कस किया, अब ये है इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन। तो जो प्लांट डिजीज की प्रॉब्लम है ये ग्लोबल है, दिस इज अंडरस्टूड। उसके बाद यूरोपियन प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन EPPO ये फॉर्म हुई थी प्रायर टू द ट्रीटी इन रोम।
1951 में रोम ने एक इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन को ड्रॉ किया था, जिससे पहले ये यूरोपियन प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो चुकी थी। इन्होंने 50 सिग्नेटरी नेशंस को इन्वॉल्व किया और एक हर कॉन्ट्रैक्टिंग गवर्नमेंट को कुछ प्रोविजंस बनाने के लिए बोला। तो वो प्रोविजंस थे कि एक ऑफिशियल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसके लिए वो इंस्पेक्ट करेंगे, क्रॉप्स की रोइंग को देखेंगे और पूरा उस पे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स इशू होंगे, किस टाइप के क्रॉप्स हैं, किस टाइप के डिजीजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उनका पूरी इंस्पेक्शन और क्रॉप्स की रोइंग होगी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेस्ट एंड डिजीजेस बोथ विद इन द कंट्री टू द अदर कंट्रीज। कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर दोनों में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ पर किस टाइप के पेस्ट और डिजीजेस रिपोर्ट हो रहे हैं। उसके बाद रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन पूरी अच्छे से होगी विच हैव इंटरनेशनल इफेक्ट्स। इनके अंडर 6 रीजनल ग्रुप्स काम करते हैं जो इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन के अंडर आते हैं। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्टेटमेंट्स आ सकती हैं या कुछ भी पूछ सकते हैं कि वो प्रोविजंस कौन सी हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए, फेमिलियर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि लर्न not about learning, but you have to have any idea about the information or the provisions. ठीक है, ओके मैम। तो फिनिश करें आज का। ये थे हमारे पास फिजिकल मेथड्स और लेजिस्लेटिव मेथड्स। तो हमने 2 टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं। और इससे पहले कौन से डिस्कस हो चुके हैं? मैम केमिकल मेथड अभी वो पारुल मैम करवा रही है। ठीक है, वो हो जाएगा। उसके बाद कल्चरल और बायोलॉजिकल बचते हैं। ठीक है, वो भी हो जाएंगे 1-2 दिन में। तो मेजर पोर्शन आपका कवर हो जाएगा पैथोलॉजी का। डिजीज पोर्शंस बचेंगे और थोड़ा आकृति मैम भी करवा देंगे। माइकोलॉजी का पोर्शन भी बचता है काफी, है ना? यस मैम। ठीक है, वो हो जाएगा। और एपिडेमियोलॉजी बचती है, वो भी हो जाएगी कवर। तो मोस्ट प्रोबेबली विद इन नेक्स्ट वीक या उससे पहले हो जाएगा आपका कवर। और आपको नोट्स एक्सेस हो रहे हैं अब? नहीं हो रहे? नो मैम। आप लोगों को फाइल्स रिसीव नहीं हुई? जो पिछला हमने कवर कर दिया वायरोलॉजी वगैरह, वो भी नहीं पहुंचा है अभी तक? मैम अभी कंटेंट अपलोड नहीं हुआ है ऐप पे। ठीक है, ओके। और जो हम लोग वो एनेक्शंस डिस्कस कर रहे थे, वो आप लोगों को मैंने पीडीएफ्स भेज दिए हैं। तो इज डिस्कशन रिक्वायर्ड कि नहीं? यस मैम डिस्कशन करने से फिर भी याद रहते हैं। ठीक है, तो वो भी इन्वॉल्व कर लिया करेंगे। मुझे लगा कि आप लोगों को पीडीएफ्स मिल गए तो शायद नहीं करनी। ठीक है, तो कल से हम वो भी डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, आई हैव ओनली द एनेक्शियस पोर्शन। पूरी कंप्लीट पीडीएफ बुक की मेरे पास नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टेबल्स थे वही थे मेरे पास, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए थे। बाकी कुछ और होता है तो दैट विल आल्सो आई शेयर। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।